हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक स्टूडेंट के पेरेंट हैं तो आपको भी बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि नई शिक्षा नीति क्या है और इसको क्यों लाया गया या इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकें। मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊं ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें ना बचे। जैसा कि अभी सेशन एंड चल रहा है और ये मैंने भी बहुत लेट कर दिया इस वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको अभी आपके सामने अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके सामने एक चैलेंज होगा कि आपके बच्चे आपसे ही क्वेश्चन करेंगे या फिर आप अपने बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि आप अब क्या करेंगे या कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कम्प्लीटली डीपली, जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों में कि वो 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद मतलब कहाँ जाएं, 10th के बाद क्या लें, कौन सा स्ट्रीम उनके लिए बेटर रहेगा, ये वो चूज़ नहीं कर पाते हैं या सिलेक्शन वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये मोस्टली तो उन बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, क्योंकि उनको वो अपना गोल सेट नहीं कर पाते हैं लाइफ में कि हमें क्या करना है। और जो अबव एवरेज या हम कह सकते हैं एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं वो अपना गोल सेट करके चलते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या है कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में, जैसे एक आउटस्टैंडिंग बच्चा अगर मैथ उसका थोड़ा वीक पॉइंट है तो मैथ वो अगर आगे जाके साइंस लेता है, उसमें मैथ वो लेता है तो उसका मैथ वीक रहेगा, बाकी सब्जेक्ट उसके अच्छे रहेंगे। तो ये एक कंपल्सन सा हो जाता है बच्चों के लिए। तो अब हम इस वीडियो में देखिए उसी का सॉल्यूशन इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये हो गया कि बच्चों के लिए कि 10th या +2 के बाद वो क्या करें। दूसरी चीज़ है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या थी। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जैसा कि आपको पता है कि वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक ऐसे ही चलती थी, उसमें हर सब्जेक्ट कंपलसरी होता था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली जो ये लॉन्च की गई है, इसमें ये 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन, उसका मेन पॉइंट था, ठीक है। इलेक्शन का ये मेन पॉइंट था। और इस नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए 31 अक्टूबर 2015 को गवर्नमेंट ने एक 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी जिसको हेड किया था, जिसका मुखिया किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम को, ठीक है। किसको बनाया गया था, TSR सुब्रमण्यम को, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद देखिए ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट इसने कब सबमिट की, 27 मई 2016 को। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी डेट्स, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम जीके के भी इस चैनल पर सबसे ज़्यादा फोकस हम जीके पर करते हैं। तो ये जो है वो कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। 27 मई 2016 को ये रिपोर्ट इस कमेटी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट देखिए 24 जून 2017 को जो इसरो के मेन साइंटिस्ट हैं, कौन, के कस्तूरी रंजन, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, 9 सदस्यों की कमेटी को कहा गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 31 मई 2019 को रमेश पोखरियाल निशंक जो कि HRD मिनिस्टर हैं, उनको ये ड्राफ्ट मिला या उनको ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया। इनको रमेश पोखरियाल जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनको अब क्या बोला गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, ये भी आपको आगे पता चलेगा कि उनको अब क्या बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेंगे कि 29 जुलाई
2020 को कैबिनेट फाइनलाइज द NEP, मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको 29 जुलाई 2020 को फाइनलाइज किया गया। अब हम बात करते हैं कि नीड फॉर NEP 2020 एज़ पर गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसमें देखिए डायनामिक माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को इस तरह से तैयार करना कि बच्चे किसी भी एनवायरनमेंट में सेट हो सकें, किसी भी एनवायरनमेंट या कैसा भी वो सब्जेक्ट हो आगे चल के, या कैसा भी फील्ड हो उनके लिए उसमें वो सेट हो सकें। नेक्स्ट है टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और नेक्स्ट है टू एनहेंस इनोवेशन एंड रिसर्च, इनोवेशन यानी नई कुछ रिसर्च या फिर कुछ नई खोज के लिए उसमें बढ़ावा मिले। टू क्रिएट और कंट्रीज सुपर पावर बाई नॉलेज, मतलब अपना जो इंडिया देश है उसको नॉलेज का सुपर पावर बनाने के लिए ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नीड थी नई एजुकेशन पॉलिसी लाने में। अब देखिए इसी के साथ एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी, वो लाई गई थी राजीव गांधी, जो राजीव गांधी थे उनकी गवर्नमेंट में वो लाई गई थी 1986 में, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा देयर वॉज ए लिटिल अमेंडमेंट, उसमें भी इस जो एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि 1986 में वो लेके आए थे, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। कब? 1992 में, किसके द्वारा? बाई नरसिम्हा राव। 1992 में ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया था, इसके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा उसमें अमेंडमेंट किया गया था। अब बात करते हैं कि अमेंडमेंट डन वाइल मेकिंग NEP 2020, मतलब नई जो शिक्षा नीति ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस बड़े किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं HRD मिनिस्टर, उनको कहा जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर। इसका मतलब था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनको कहा जाएगा अब शिक्षा मंत्री। क्या कहा जाएगा? शिक्षा मंत्री, ठीक है। अब और देखिए एक अमेंडमेंट है नर्सरी टू 12th की जो एजुकेशन थी, अब उसमें मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया कि करंट एजुकेशन पॉलिसी यानी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या सिस्टम होगा। तो सबसे पहले देखिए नर्सरी से 12th तक की एजुकेशन होती थी, और अप टू 12th सब्जी सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी होते थे, या हम कह सकते हैं 10th तक या 12th तक भी इतना उसमें हमें चूज़ करने के लिए नहीं मिलता था जितना कि अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कर पाएंगे। और स्ट्रीम सिलेक्शन कंपलसरी आफ्टर 12th, स्ट्रीम सिलेक्शन भी कंपलसरी है, साइंस लो या आर्ट्स में जाओ या फिर कॉमर्स में जाओ, तो ये भी कंपलसरी हो गया था बच्चों के लिए। अब नई एजुकेशन पॉलिसी को जो है कि डिवाइड कर दिया गया है किसमें? 5+3+3+4, ठीक है, इसमें कर दिया गया है। जो कि ये 5 है, 3 है, ये क्या क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, क्या क्या नए चेंजेस हैं, क्या क्या उसमें बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 5+3+3+4 इसमें बांट दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि लास्ट के जो 4 साल हैं, लास्ट के 4 साल यानी 9 to 12th जो है, उसमें 9 से 12 यानी 4 साल तक बच्चों को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको चूज़ करने को मिलेगा, लेकिन उनको स्ट्रीम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो ये स्ट्रीम सिस्टम है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये एक मल्टी स्ट्रीम स्टडी होगी, जैसे कि एक फ़िज़िक्स वाला स्टूडेंट है, वो हिस्ट्री भी, अगर उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, तो वो ये चूज़ कर पाएंगे। अगला पॉइंट इसमें रहेगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि जैसे कि म्यूज़िक सीखना, म्यूज़िक या फिर स्पोर्ट्स
ये सब उसमें इंक्लूड किया जाएगा और एक सब्जेक्ट भी इसको कंसिडर किया जाएगा। सच सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्स्ट्रा। और ये जो हैं अब ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में इनको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स माना जाता है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में इनको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक मेन सब्जेक्ट के रूप में ही बच्चे पढ़ पाएंगे। अब बात आती है स्टार्टिंग जो होगी, यानी 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे, जो इनको स्कूल में नया एडमिशन होगा, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों को प्ले मेथड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और टीचर्स को भी इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, ताकि वे 3 से 6 साल के बच्चों को प्ले मेथड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा 6 to 9 ईयर्स। 6 to 9 ईयर्स के जो एज के जो बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि वे जल्द से जल्द राइटिंग और रीडिंग उनकी स्टार्ट हो सके और वो बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वोकेशनल ट्रेनिंग का। वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि क्लास 6 से इसको वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होंगे और इसके लिए इंटर्नशिप भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क किसी दुकान पे भेजना या किसी कंपनी में वोकेशनल ट्रेनिंग के पर उनको भेजा जाएगा, ताकि वे उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। और 6th क्लास से आगे स्टूडेंट्स विल बी टॉट कोडिंग, मतलब 6th क्लास से आगे ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे कि इस कोडिंग पे बेस्ड मॉड्यूल भी गवर्नमेंट तैयार करेगी। ठीक है, और सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली बदल जाएगा। ओल्ड एजुकेशन जो पॉलिसी है अगर वो न्यू में जब ट्रांसफ़र होगी तो कम्प्लीटली जो सिलेबस है वो बदल जाएगा सभी स्कूल्स में, पूरे देश की सभी स्कूल्स में, और वो सेम रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम अब बात करते हैं कि हरियाणा का बच्चा अगर केरल भी जाके पढ़ेगा तो उसको एजुकेशन जो सिलेबस है वो सेम मिलेगा। पूरे एजुकेशन जो पॉलिसी रहेगी हमारे देश की वो बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एटलीस्ट अप टू 5th क्लास स्टूडेंट्स विल बी टॉट इन देयर मदर टंग, मतलब 5वीं क्लास तक 5th क्लास तक बच्चे को मदर टंग सिखाई जाएगी। अब इस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि बच्चे अपनी मदर टंग नहीं सीख पाते, उनको हिंदी जो हमारी मदर टंग है वो कंपलसरी, उसके बाद जो जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वो एजुकेशन पॉलिसी में शामिल करके और उनको वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो साल में 2 बार होंगे और इसका इम्पोर्टेंस भी अब डिक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंस इसका डिक्रीज़ करने का मतलब है कि इसमें MCQs इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे कि बच्चे के दिमाग पर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। MCQ से वो अपना जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपने एक प्राइवेट कंपनी में कभी काम किया है तो आपने देखा होगा कि हम पीयर टू पीयर अपने जो कलीग्स होते हैं उनका हम अप्रेज़ल, एक टाइप से अप्रेज़ल में वो हम उनका ये देखते हैं कि हम उनको वैल्यूएट करते हैं। तो इसी तरह से जो रिपोर्ट कार्ड होगा, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें कॉलम कुछ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें कि बच्चे खुद को भी और अपने फ्रेंड्स को भी वो वैल्यूएट करेंगे और उसमें उनको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको हम CET बोल सकते हैं, वो होगा ऑल ओवर इंडिया। कहीं भी हम उसमें एडमिशन ले पाएंगे। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर फॉर दिस, देयर विल बी नेशनल असेसमेंट सेंटर, और इस
सेट की तैयारी करने के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि सेट की प्रिपरेशन उन सेंटर्स में करवाई जाएगी। ठीक है, इन सेंटर्स में सेट की नेशनल असेसमेंट सेंटर में सेट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिससे कि बच्चे सेट को क्लियर करके और अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब बात आती है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद क्या रहेगा, मतलब 5 + 3 + 3 + 4। इसमें हम 12th के बाद क्या रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं जब बच्चों को या एक्चुअल में प्रैक्टिकल फील्ड में जब वो अर्निंग करने जाएंगे तो उस फील्ड के लिए उनको कैसे तैयार किया जाएगा, मल्टीपर्पज़ या हम कह सकते हैं मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट मिलेगा उनको, एंट्री एंड एग्ज़िट मिलेगा उनको। जिसका मतलब है कि अगर किसी ने कॉलेज में एडमिशन लिया, सेट क्वालिफाई किया, सेट क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक बच्चे ने 1 साल पढ़ाई की और फिर ड्रॉप कर दिया, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको एक साल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ाई की फिर ड्रॉप कर दिया, अगर मतलब 2 साल पढ़ाई करने के बाद अगर ड्रॉप कर दिया तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल पढ़ाई कंप्लीट कर ली और फिर ड्रॉप कर दिया तो वो डिग्री, मतलब 3 साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप नहीं होगा, वो तो कंप्लीट हो जाएगी, तो डिग्री वो मानी जाएगी। मतलब अब बात ये है कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि 1 साल या 2 साल या 1.5 2.5 ईयर्स या सेमेस्टर्स के बाद, कुछ सेमेस्टर्स के बाद जब उनको ये महसूस होता है कि हम इसको और आगे नहीं ले जा सकते, तो वो ड्रॉप आउट करके किसी दूसरी स्ट्रीम में या दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब वो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री। जो भी इस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी कुछ करना चाहेगा वो अब कर सकता है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एक भी साल अपनी नहीं गंवाएंगे। इसको बोला गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको क्रेडिट ट्रांसफ़र नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है। अब ग्रेजुएशन फॉर जॉब सीकर्स विल बी 3 इयर्स और रिसर्च होगी 4 साल की। देखिए, अब जो ग्रेजुएशन है जो कि जॉब के लिए जॉब के लिए कंपलसरी होगी वो 3 इयर्स की होगी, और जो रिसर्च है वो 4 इयर्स की काउंट की जाएगी। और इन सब के बाद 1 साल की पीजी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, और 4 साल की पीएचडी। ठीक है, क्या होगी, 4 साल की पीएचडी होगी। अब आप बच्चों को या किसी को भी एमफिल की नीड नहीं होगी। एमफिल करने का कोई भी इस एजुकेशन पॉलिसी में इस पॉइंट को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और नया जो पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसको बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसको बोला गया है, जिसमें कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे। ठीक है, जिससे कि बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि उसका रिज़ल्ट डाउन आ रहा है, क्योंकि सब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उनको। ग्रेडेड एटोनॉमी विल बी देयर इन कॉलेजेस में जो है वो ग्रेड सिस्टम होगा, वैल्यूएशन का ग्रेड सिस्टम होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, देयर विल बी ए सिंगल रेगुलेटर बाय कंबाइनिंग ऑल अदर लाइक यूजीसी और एआईसीटीई। इस पॉइंट का मतलब है
कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेगुलेटरी होगी जो कि पूरे सिस्टम को हैंडल करेगी। जैसे कि अब हमारी UGC, AICTE, ये दो तीन मतलब कुछ जो कि रेगुलेटरीज़ हैं, इनको कंबाइन करके एक ही रेगुलेटरी बना दी जाएगी, जो कि सारा कॉलेज सिस्टम या हम कह सकते हैं स्कूल सिस्टम के बाद जो होगा उसको कम्प्लीटली डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सिस्टम को ये हैंडल करेंगी, जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे इससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इन सब को कंबाइन करके एक गवर्नमेंट अपनी एक रेगुलेटरी चलाएगी। तो ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि ये क्या। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में बताने से मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन दूंगा, उस क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, हैव ए गुड डे।